सो हेलो एवरीवन, एयर एंड ऑक्सीजन चैप्टर नंबर 4 है क्लास 8 का पियर्सन आईटी फाउंडेशन केमिस्ट्री में। सो चैप्टर 1 to 3 तो हो गया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस में लेवल 1 और लेवल 2 के कुछ कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। अगर आगे और भी बनाओगे तो लेवल 3 के भी कराए जाएंगे। तो अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, एयर एंड ऑक्सीजन। सो चैप्टर नंबर 4 हमारा हो जाएगा, एक मिनट। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो एयर एंड ऑक्सीजन नाम है चैप्टर का, एयर एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है इस चैप्टर में, ना ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और ना ही किसी इनर्ट गैस के बारे में। लेकिन हाँ, ऑक्सीजन के बारे में डिटेल से पढ़ना है कि कैसे उसका प्रिपरेशन होता है, जनरल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, लैबोरेटरी प्रिपरेशन, उसका यूज और उसके कई टेस्ट पढ़ने हैं, और साथ ही में कई उसके ऑक्सीजन का रिएक्शंस पढ़ना है, मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, हाइड्रोक्साइड्स के साथ, फिर ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड्स बने हुए हैं उनका भी रिएक्शन कुछ कुछ पढ़ना है, और कुछ कंपाउंड्स के। तो हाँ, इसको डिटेल में पढ़ना है ऑक्सीजन के। और एयर का भी, एयर के जैसे कि एयर क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है, अगर मिक्सचर है तो कैसे है, एटमॉस्फेयर के बारे में जानना है, उसके थोड़े लेयर्स के बारे में थोड़ी जानकारी जाननी है। तो इस चैप्टर में और मेन, हाँ, और एक तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, बस एक पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन, जैसे कि ओजोन डिप्लेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हो गया, और एसिड रेन हो गया। एसिड रेन किन किन के कारण होता है ना, बहुत लोग बोल देते हैं कि एसिड रेन CO2 के कारण होता है, लेकिन CO2 मेन कंस्टिट्यूंट नहीं है, ठीक है, एसिड रेन का। उसमें SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो मेन कंस्टिट्यूंट के चलते एसिड रेन होते हैं। हम देखेंगे उस रिएक्शन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। मेनली चैप्टर थियोरटिकल है, लेकिन पहली बार आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो झलक है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होगी। इससे पहले वाले में भी LOC एंड TOC में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, लेकिन उसमें मेनली हम लोग कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ते थे, वैलेंसीज, एटॉमिक वेट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, है ना, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की चीजें हमने वहां पढ़ी थी। लेकिन अब यहाँ से आपको कंपाउंड्स के नाम तो याद रखने ही होंगे, साथ में उनका कलर भी याद रखना होगा, उनके टेस्ट याद रखने होंगे, और मतलब अब थोड़ा सा आपको रिमेम्बर करना होगा। और हाँ, नंबर भी आसानी से मिलते हैं। अब आप देखो, मैथ्स और फिजिक्स में क्या आपको बनाना पड़ता है, क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको देखते के साथ आप आंसर क्लिक करोगे और आपको नंबर मिल जाएगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहले कि जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर हार्मफुल देन CO2। ओके, आपको पता है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना, व्हीकल्स, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है, CO। इसका कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नाम है, तो इसको हमने LOC एंड TOS में देखा था, उस चैप्टर में कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों कहते हैं इसको, नेमिंग का सारा रूल्स हमने देखा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ऑटोमोबाइल्स में जनरेट होता है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स में कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट करता है, और तब ये बाहर आता है उसके एग्जॉस्ट से। तो क्यों कन्वर्ट किया जाता है ये, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल है। लेकिन क्यों हार्मफुल है इसको हम लोग देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है, इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है, आप जैसे जैसे, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ग्राउंड से जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, हम सबको पता है, लेकिन क्यों डिक्रीज करता है। ओके, जैसे कि, ठीक है, वाई इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे क्यों मेजर करते हैं। डस्ट पार्टिकल एयर पोल्यूटेंट्स तो है, लेकिन डस्ट पार्टिकल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कभी आप सोच सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये कैसे संभव है, इसको भी देखेंगे। फिर क्या हम लोग, जैसे कि स्ट्रॉ होता है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक होता है ना, तो उसमें आप स्ट्रॉ डाल के उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हो। तो मान लो कोई मून पर, क्या ऐसा कोई कर सकता है, मतलब मून पर स्ट्रॉ डाल के आप पी सकते हो, या कहीं पर भी किसी भी प्लेनेट पे जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, और वहां आप स्ट्रॉ डाल के आप उस कोल्ड ड्रिंक को पी सकते हो। अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन तो पढ़ना ही है हमें। तो अच्छा है, काफी सारी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें जानने को मिलेंगे इसमें, ठीक है, इसको स्किप मत कर देना।
तो यही है हमारा टॉपिक, एयर एटमॉस्फेयर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ना है, और यही नहीं, ये भी पढ़ना है कि कैसे बचाया जाए। उसके लिए कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन हो गया, पेंटिंग हो गया, किसी सरफेस को पेंट पे इनामलिंग हो गया। तो कई सारे मेथड से रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग बचाते हैं। तो उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में जाना तो काफी सारे यूज हैं। एक तो पहले तो आप तो रेस्पिरेशन ले रहे हो, आपके अंदर जो भी ग्लूकोज बन रहा है हर समय, ओके, वो ऑक्सीजन के चलते ही बन रहा है। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि आप सबको पता है कि एयर में 78% 78% बाई वॉल्यूम, 78% बाई वॉल्यूम क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। 21% बाई वॉल्यूम क्या है, ऑक्सीजन है, बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप 100 ml एयर लो तो उसमें 78 ml क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, और 21 ml क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और यही हमारे एटमॉस्फेयर में है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता, ठीक है, अभी तो ये चल रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर इसका उल्टा हो जाता, अगर कोई ऐसा प्लेनेट है जहां 78% क्या है, ऑक्सीजन है बाई वॉल्यूम, और 21% क्या है, नाइट्रोजन है बाई वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, तब क्या होता, आपने सोचा है? वैसे अपने टीचर से पूछ के देखना, हो सकता है बोलेंगे कि जितना लिखा है उतना ही पढ़ो, ज्यादा मत सोचो, हम बताएंगे आपको क्या होगा, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हो ना कि अगर इसका उल्टा हो जाता तो क्या हो जाता। और आप ये भी सोच सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि जैसे कि आप 21% अभी क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में हमारे अंदर जाता है, ऑक्सीजन कम मात्रा में जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम 100% प्योर ऑक्सीजन क्या करें, 100% प्योर ऑक्सीजन अगर हम इनहेल कर लें, सांस ले 100%, तब क्या होगा, ठीक है। तो कभी ऐसा सोचा है? तो इसका हम लोग जवाब लेंगे, लेकिन और ये रहा टॉपिक जो जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब आगे जाते हैं। तो सबसे पहले एयर के बारे में कुछ समझते हैं। आपको जान के हैरानी हुई कि एयर को ना पहले एलिमेंट समझा जाता था। एयर को क्या समझा था, पहले एलिमेंट समझा जाता था। एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते थे, ठीक है, पढ़े थे ना हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। एलिमेंट क्या होते थे, प्योर सब्सटेंसेस होते थे। लेकिन बाद में पता चला कि एयर एलिमेंट नहीं है। कैसे, 1674 में, थोड़ा सा जान लो, माइको कोई साइंटिस्ट रहे होंगे या कोई केमिस्ट रहे होंगे, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि 2 कंपोनेंट होते हैं एयर में, एक तो एक्टिव कंपोनेंट होता है और दूसरा इनएक्टिव कंपोनेंट होता है। बाद में लेविजियर ने कहा कि ये जो एक्टिव कंपोनेंट और इनएक्टिव कंपोनेंट है ये 1:4 के रेशियो में होते हैं। क्या होते हैं, 1:4 के रेशियो में होते हैं। और ये एक्टिव कंपोनेंट और कोई नहीं बल्कि ऑक्सीजन ही था, और ये इनएक्टिव कंपोनेंट और कोई नहीं बल्कि नाइट्रोजन ही था। जैसे आप जब चिप्स का पैकेट मतलब आप जो चिप्स खाते हो तो जिस पैकेट में आता है तो आप देखते हो कि चिप्स तो बहुत कम रहता है, बाकी तो केवल उसमें क्या भरा रहता है, बहुत लोग बोलते हैं कि हवा भरा रहता है, लेकिन हवा नहीं रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस, अमूमन नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है वो इनएक्टिव गैस है, ठीक है। अब इसमें हीलियम ये सब नहीं भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्टली पड़ सकता है ना। हीलियम भी भर सकते हैं, लेकिन अब हीलियम का यूज ज्यादातर बल्ब में होता है, क्यों चिप्स के पैकेट में से डालेंगे। तो नाइट्रोजन डाला जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि चिप्स के पैकेट के अंदर क्या मतलब ऑक्सीजन ही डालते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा दिन रह जाएगा चिप्स तो ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा और ये चिप्स खराब हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसीलिए तो पता चला कि ये जो एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट है 1:4 के रेशियो में, और ये सही भी है। अब हम लोग क्या जानता है कि 21% बाई वॉल्यूम क्या है, ऑक्सीजन है, और 78% बाई वॉल्यूम क्या है, नाइट्रोजन है। तो देख रहे हो ये लगभग क्या है, 80 है, और ये लगभग 20 है। तो देखो तो ये 1:4 है ना, 20 चौके 80, 20:4 80 होता है, तो 1:4 के कंपोनेंट में है। तो लेविजियर एक केमिस्ट थे, इन्होंने, आपको याद हुआ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया था, है ना, कि प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हालांकि जब हम लोग ने पढ़ा था LOC&TOS में, इसको क्या पढ़ा था कि मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर नहीं होते हैं पूरी तरह से, कुछ ना कुछ मास का लॉस होता है। लेकिन केमिस्ट्री में जब रिएक्शन होते हैं तो मास का लॉस बहुत ही मिनिमम होता है। लेकिन वही फिजिक्स में जब कोई बहुत बड़ा कुछ एक्सप्लोजन होता है या कुछ जो भी होता है तो मास का लॉस ज्यादा होता है, इसीलिए हमें पता चल पाता है, ठीक है। हालांकि और भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो समझ में आएगा हमें कि वहां जो मास का लॉस है वहां पार्टिकल मास से एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा था, ठीक है।
लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि पार्टिकल मास से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और यहाँ पर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप उस लेक्चर को जाके देखना। तो खैर ये था एयर के बारे में। तो अब सिंस इसमें एक्टिव कंपोनेंट इनएक्टिव कंपोनेंट है तो ये तो एलिमेंट रहा नहीं। और हाँ, इसमें फिर बाद में कई सारे पता चला कि इसमें और भी कई सारे जैसे CO2 भी होते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। तो एयर हमारा क्या हो गया, एयर हमारा मिक्सचर हो गया। पढ़े थे ना, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, ये 3 तरह के। तो एयर हमारा क्या है, मिक्सचर है। अब आते हैं एयर एंड एटमॉस्फेयर में। तो एयर क्या है, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 किलोमीटर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर और कुछ नहीं है। एटमॉस्फेयर को वायुमंडल कहते हैं ना, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर को वायुमंडल भी कहते हैं। तो ये जो हमारा अर्थ है, जो लगभग पूरी तरह गोल नहीं है बल्कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, मतलब कहने का मतलब ऑरेंज शेप में है हमारा अर्थ, पूरी तरह गोल नहीं है। तो इसके लगभग 300 किलोमीटर तक क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। हालांकि ये यूनिफॉर्म नहीं है। एटमॉस्फेयर का डेंसिटी अर्थ के ग्राउंड में क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं एयर का डेंसिटी कम होते जाता है। एयर का डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है कि एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर आपको मिलेंगे। ओके, और ग्राउंड पे एयर के पार्टिकल्स ज्यादा नजदीक मिलेंगे। इसका भी कारण है, पता है क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन है। अब जैसे जैसे जो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो पास की चीजों को ज्यादा 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 फोर्स से खींचता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, जैसे जैसे, तो एयर का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्योंकि जो एयर यहाँ पर है, मान लो एयर का पार्टिकल नंबर 1 है, यहाँ पर पार्टिकल नंबर 2 है, और ये पार्टिकल नंबर 3 जो सबसे बड़ा। तो पार्टिकल नंबर 1 जो एयर है वो ज्यादा फोर्स से खींचेगी ना, जो हमारी पृथ्वी है। तो इसीलिए जब ज्यादा फोर्स से खींचेगी तो एक तरह से कहने का मतलब है कि हमारे आसपास के जो ग्राउंड के नजदीक है जो एयर, वो ज्यादा डेंसिटी है उनका। डेंसिटी मतलब ज्यादा पास पास में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशन का फोर्स तो कम होते ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन आपको पता है ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between the particles and directly proportional to the product of the masses। तो इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का डेंसिटी कम होते जाता है। हालांकि 300 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर एयर मिलता है। तो ये इसी को, इस पूरे को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। अब आते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। लेयर मेनली 4 लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। अब इसको ज्यादा याद नहीं करने की जरूरत है, इसको ध्यान देना। ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम लोग रहते हैं, ये 0 से 10 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई तक, जैसे ये अर्थ है तो यहाँ से ये 0 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, हमारा पूरा क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सबसे ऊंचा वाला लेयर है, लेकिन मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं ना कि ये सबसे ऊंचा वाला लेयर है, लेकिन नहीं, ये सबसे नीचे जो हमारा लेयर होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, इसके ऊपर मेसोस्फेयर हो गया, और सबसे ऊपर थर्मोस्फेयर हो गया। तो ये हमारा 0 से 10 सबसे नीचे वाला लेयर है। ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और ये थर्मोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर मौसम का ज्यादा हलचल होता है। और ये खास बात यह है कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। कहने का मतलब कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और ये दिखता भी है। आपको पता है ना कि जैसे हम लोग अभी, जैसे मैं बिहार में हूँ, तो यहाँ पर तो प्लेन एरिया है, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा यानी हिमालय की तरफ जाऊंगा या पहाड़ों पर जाऊंगा, तो टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड होते जाता है ना, कोल्ड होते जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं ऊंचाई की ओर जा रहा हूँ, क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। यानी टेम्परेचर 5 डिग्री पे, अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे जैसे मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ वहाँ क्या होते जा रहा है, टेम्परेचर 10 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे होते जा रहा है, 0 डिग्री, माइनस में भी चला जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में एक मजेदार बात यह है, और ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है, और वो ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में कितना से कितना है, स्ट्रेटोस्फेयर की जो ऊंचाई है वो 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में शुरू में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन बाद में टेम्परेचर क्या होता है, ये ध्यान देना है, इस चीज को ध्यान देना
कि स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक है, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया, ये जीरो, ठीक है, जीरो मान लिए, तो यहाँ से 10 किलोमीटर तक क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, लेकिन इससे ऊंचा में क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ये 50 किलोमीटर, ठीक है, ये 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फेयर है। तो शुरू में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे इससे ऊपर जाओगे ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ, यानी कि हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ये मजेदार बात है। होना तो ये चाहिए था कि हाइट जैसे जैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए था। ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, देख रहे हो, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा होता है। शुरू में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कुछ ऊंचाई तक, उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है हाइट जैसे जैसे बढ़ता है। और ऐसा क्यों होता है इसको भी हम लोग जानेंगे, ओके। हालांकि मैं यही बता देता हूं, ये क्वेश्चन भी है आपके बुक में कि ऐसा क्यों होता है। होता यह है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही हम अपन लोग का क्या है, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है। ओजोन और कुछ नहीं बल्कि इसका केमिकल फार्मूला O3 होता है, और ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म है किसका, ऑक्सीजन का। वैसे ओजोन ओजोन के बारे में और ज्यादा खासियत जानेंगे कि क्या है, सॉल्युबल है कि नहीं वाटर में, इसका रंग क्या होता है, और भी कई सारे इसके क्या रिएक्शंस है भी, तो वो सब तो अभी नहीं देखेंगे। लेकिन इतना कह देंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर है। क्वेश्चन आएगा कि ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर के लेयर में है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ना कि ट्रोपोस्फेयर में, ना ही मेसोस्फेयर में, ना ही थर्मोस्फेयर में। और होता क्या है कि ओजोन लेयर क्या करती है, यहां पर आप देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो होता क्या है कि ओजोन लेयर में ओजोन जो होता है वो इंटर कन्वर्सन किस में होता है, ऑक्सीजन प्लस एक फ्री ऑक्सीजन देता है, ठीक है। वहां पर कुछ केमिकल प्रोसेस होते रहते हैं, जैसे कि हम जो CF यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में या ये सब चीजों पे, तो उसके चलते वो जो गैसेस रिएक्ट करती हैं ओजोन से, तो ओजोन किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन प्लस एक फ्री ऑक्सीजन देता है। हम देखेंगे कि कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन क्या होता है और फ्री स्टेट में क्या होता है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। और आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत सारा हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है। इसी हीट एनर्जी के रिलीज होने के कारण स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ता है टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है। होना उल्टा चाहिए था कि हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता जैसा कि ट्रोपोस्फेयर में होता है, लेकिन उल्टा होता है। हालांकि ये जो टेम्परेचर बढ़ने का सिलसिला है ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर का जो रेंज है बढ़ने का, ये ऐसा कुछ होता है। क्योंकि इतना ज्यादा भी नहीं कि मतलब एकदम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये याद रहेगा कि ओजोन इंटर कन्वर्सन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन and a lot of heat energy is released. Therefore, with increase in altitude in the stratosphere, there is an increase in temperature. Yes, that is not is in high amount, but that is मतलब slightly, but ठीक है, स्लाइटली ही सही, हाई में नहीं, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब आते हैं मेसोस्फेयर में। मेसोस्फेयर 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होता है, ठीक है, हाइट में। और थर्मोस्फेयर जो कि सबसे बाहरी जो हम लोग परत कहते हैं एटमॉस्फेयर का, ये यही है थर्मोस्फेयर। यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि सबसे पहले तो सूर्य की किरण इसी पर आएंगी। मान लो थर्मोस्फेयर है तो सबसे पहले सूर्य की किरण तो इसी पर आएंगी, थर्मोस्फेयर पर ही। तो थर्मोस्फेयर पे तो यही वो लेयर है जो इंटेंस सोलर रेडिएशन को क्या करता है, इंटेंस सोलर रेडिएशन को, थर्मोस्फेयर के जो एयर पार्टिकल्स हैं वे इंटेंस सोलर रेडिएशन को कैप्चर करते हैं, इंटेंस सोलर रेडिएशन, ठीक है, इंटेंस सोलर रेडिएशन को कैप्चर करते हैं। मतलब वे जैसे जब भी सूर्य की जो रोशनी आती है ना, तो उसमें एक तरह के सोलर रेडिएशन नहीं होते, कई सारे, जैसे इंफ्रारेड रेज हो गए, अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, कई सारे रेंज के, कई सारे वेवलेंथ के उसमें लाइट होते हैं। तो जो थर्मोस्फेयर के एयर पार्टिकल्स हैं वे उन लाइट के पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं जिनका हीट, जिनके पास हीट का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है। तो इसीलिए थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। अच्छा, जिन प्लैनेट्स में टेम्परेचर एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, जिन प्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर नहीं है, क्या, ठीक है, जैसे मान लो जुपिटर, ऐसा प्लैनेट्स है जिनके पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्या वहां ज्यादा टेम्परेचर होगा या कम टेम्परेचर होगा, ये मुझे बताना कि उस प्लैनेट पर क्या होगा। जैसे हमारे बगल में वेनस है, लेकिन वेनस में तो बहुत ज्यादा गर्मी है,
आप जानते हो ना कि मतलब वेनस वेनस बहुत ज्यादा, या फिर मरकरी, ठीक है वो सूर्य के ज्यादा निकट है, लेकिन आपको पता है कि दिन में वेनस बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है इसको भी जानना। और अगर ये एटमोसफेयर नहीं होता तो मतलब क्या लाइफ संभव था, ये बताना मुश्किल है। तो अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एटमोसफेयर में। तो एटमोसफेयर किन किन चीजों में काम देता है? क्लाउड्स के फॉर्मेशन में। कैसे? जैसे देखो क्लाउड्स के फॉर्मेशन में ऐसे काम देता है जैसे कि एक बात बताओ, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, तो डस्ट पार्टिकल्स वाटर वेपर के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं, और वाटर वेपर्स इनसे आकर एक ग्लू की तरह चिपक जाते हैं। तो इस तरह कई सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये जब बहुत सारे मात्रा में जब डस्ट पार्टिकल मिलते हैं और ये जब भारी जाते हैं तो यही प्रेसिपिटेट करते हैं, वर्षा करवाते हैं। यानी कि जो डस्ट है या एरोसोल्स पार्टिकल हैं वो एक न्यूक्लिएशन की तरह बिहेव करते हैं, एक प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव करते हैं, जहां पर वाटर वेपर आकर उनसे चिपक जाते हैं। ठीक है, एक ग्लू की तरह काम करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, और क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी तो एटमोस्फेयर में ही होता है ना। ऑकरेंस ऑफ रेन, ऑफ कोर्स क्लाउड होगा तो रेन होगा। फॉर्मेशन ऑफ स्नो, अब जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है तो वहां पर प्रेसिपिटेशन ना होके, बारिश ना होके, वहां पर स्नो का फॉर्मेशन होगा। प्रिवेंटिंग हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग अर्थ, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है और उसी के चलते अल्ट्रावायलेट, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे पृथ्वी पर आने से पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। और अच्छी बात भी है, फॉर्मेशन ऑफ विंड्स। ठीक है, ऑफ कोर्स जब भी हवा गर्म हो जाती है तो आपको पता है कि गर्म हवा ऊपर उठती है। तो जब जहां से वो गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी तो एक जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और आपको पता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो जब गर्म हवा किसी जगह से, मान लीजिए प्लेस ए है, यहाँ से गर्म हवा, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ का एयर क्या हो गया, हीट हो गया। अगर एयर नहीं होता तो आप समझ सकते हैं क्या होता, पता नहीं ठीक है, तो यहाँ का एयर हीट हो गया तो यहाँ लो प्रेशर बन गया, तो कहीं ना कहीं आसपास हाई प्रेशर तो होगा, तो वहां से हवाएं चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आप गर्मी के मौसम में जब भी आप देखते हो कि बहुत गर्मी लग रही है लेकिन अचानक हवा बहने लगती है, क्यों? क्योंकि जब बहुत गर्मी लग रही थी तो आपके यहाँ लो प्रेशर का जोन बन गया था और आसपास कहीं ना कहीं हाई प्रेशर था, तो तुरंत जहां हाई प्रेशर की हवाएं दौड़ कर आपके पास आती हैं और आपको गर्मी में चैन मिलता है। तो अब अगर हवा होती ही नहीं तो गर्म कौन होता? गर्म कोई नहीं होता तो वहां पर लो प्रेशर बनता कैसे? लो प्रेशर नहीं बनता तो विंड चलता कैसे? तो ये समझने वाली बात है। इसलिए एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, तो एटमॉस्फेयर की बात हो गई, अब आते हैं एयर पे। ठीक है, तो एयर क्या है? हमारा मिक्सचर है, ये पहले ही बता चुके हैं। तो एयर में कई सारे कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसको हम डिटेल से भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज और था कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है, लिख लेना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दो ज्यादा बैरोमीटर से मेजर करते हैं, लिख लो, बैरोमीटर से मेजर करते हैं, कहीं काम देगा। और दो तरह के बैरोमीटर मेन है, एक मरकरी का बैरोमीटर और एक हमारा क्या हो गया, एनेरॉइड बैरोमीटर, एनेरॉइड। और आपके बुक में दोनों पर डिटेल से बताया गया है कि ये कैसे फंक्शन करते हैं। हालांकि हाइड्रोस्टैटिक के चैप्टर में, याद करो फिजिक्स जब क्लास 8 में बता रहे थे, तो उसमें भी हमने मरकरी के बारे में बात की थी। ठीक है, मरकरी बैरोमीटर के बारे में हमने बात की थी कि कैसे ये काम करता है, कैसे प्रेशर को मेजर कर पाता है और कैसे बताता है कि 760 एचजी प्रेशर है एक एटीएम बराबर। एक एटीएम प्रेशर होता है ना, हमारे सी लेवल पर कितना प्रेशर होता है? एक एटीएम। और एक एटीएम और कुछ नहीं बल्कि 760 एमएम ही होता है, या इसी को 760 एमएम ऑफ एचजी भी कहते हैं। तो या फिर इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ इंची भी कहते हैं। तो आप उसको एक बार पढ़ लेना कि कैसे मरकरी बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर काम करता है, आपके बुक में डिटेल से दिया गया है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर एज ए मिक्सचर। तो वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ एयर इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ। तो जैसे कि कहीं सिटी है तो सिटी की तरफ क्या होगा, CO2 का मात्रा ज्यादा होगा, लेकिन विलेज है तो CO2 का मात्रा कम होगा। तो अर्थ पर ही अलग अलग जगह पे जो एयर का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग मिलता है। समझ में आ रही है बात? आते सेकंड पॉइंट, नो हीट एक्सचेंज इज इन्वॉल्व इन मिक्सिंग ऑफ गैसेस। नो हीट चेंज, हालांकि ये पॉइंट मुझे भी उतना क्लियर नहीं है। नो हीट एक्सचेंज इज इन्वॉल्व इन मिक्सिंग ऑफ गैसेस इन एयर। ओके, जब गैसेस मिक्स होते हैं, मान लो एयर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, हीलियम है, हाइड्रोजन या जो भी गैसेस हैं, तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है उनके मिक्स होने पे।
पता नहीं क्यों नहीं होता है। ये पता करना तुम लोग कि ऐसा क्यों होता है कि कोई हीट चेंज इन्वॉल्व नहीं होता है जब भी ये गैसेस आपस में मिलते हैं। नो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एयर का कोई डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आ गया क्वेश्चन में कि एयर हैज ए बॉइलिंग पॉइंट और ऑप्शन में दे दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इस तरह से 20 डिग्री, मतलब तो बोलना कि नो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, एयर का कोई डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, नो डिफरेंट, याद रखना। सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर कैन बी डन बाय फिजिकल मेथड। हाँ, एयर में से ऑक्सीजन को हम निकाल सकते हैं, एयर में से हम नाइट्रोजन को भी निकाल सकते हैं फिजिकल मेथड से। याद है ना कोरोना वायरस में ऑक्सीजन टैंकर्स जा रहे थे, याद है ना, ऑक्सीजन टैंकर्स, और ऑक्सीजन की कमी के कारण तो ये ऑक्सीजन सेपरेट किया जा सकता है, ये अच्छी बात है। हम लोग एटमॉस्फेयर में एयर से ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं और 90% से लेकर 95% तक का प्योर ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक स्वस्थ आदमी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ एक बीमार आदमी को ये लेना चाहिए। और मैंने एक क्वेश्चन में पूछा था कि क्या 100% ऑक्सीजन लेने से क्या होगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे उसको। द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट गैसेस आर रिटेन इन द एयर। अब ये जो डिफरेंट गैसेस हैं जो कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी एयर में मिले हुए हैं, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि उस तरह का टेम्परेचर और उस तरह का सिचुएशन नहीं होता है, इसलिए ये मिक्सचर की तरह बना रहता है। अच्छा हुआ कि ऐसा होता है, नहीं तो अगर ये रिएक्ट कर जाते हैं एयर के सारे पार्टिकल्स, एयर के सारे कंस्टिट्यूएंट, तो ये कुछ और बन जाते हैं, कुछ कंपाउंड बन जाते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड बन जाते हैं, और फिर हम लोग शायद इस एयर में से ऑक्सीजन नाइट्रोजन को इतनी आसानी से या फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते, हो सकता है केमिकल मेथड से सेपरेट कर पाते हैं। तो अच्छा हुआ कि एयर के जो डिफरेंट पार्टिकल्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, CO2 है, ये केमिकली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं नेचुरल तरीके से, और ये अच्छी बात है कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं। और इसीलिए ये रिएक्शन जब नहीं होता है एटमॉस्फेयर में, तो ये जो डिफरेंट गैसेस हैं अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, रिटेन कर पाते हैं, यानी इनकी जो अपनी प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी रहती है। तो यही लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट गैसेस आर रिटेन्ड इन द एयर। अच्छी बात है। एयर हैज नो डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला, एयर का अपना कोई डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला है नहीं है, और ये होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एयर एक कंपाउंड नहीं है, एयर एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, बल्कि एक एयर क्या है, एक मिक्सचर है। इसलिए एयर का कोई डिफरेंट केमिकल फार्मूला नहीं है, एयर का कोई डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। एयर के जो एयर में जो डिफरेंट गैसेस हैं वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं। एयर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। एयर डज नॉट एग्जिबिट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर, एयर के पास अपना कोई डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, और ये होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका अपना डिफरेंट केमिकल फार्मूला ही नहीं है। एयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स केमिकली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं एटमॉस्फेयर में, उस तरह का सिचुएशन नहीं होता, उस तरह का टेम्परेचर नहीं होता है, तो या उस तरह का कैटालिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। हालांकि इस पर एक क्वेश्चन भी है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और तो ये हो गया हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर एज ए मिक्सचर। अभी तक हमने ये देखा, सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देखा, और इसमें हमने देखा कि क्यों स्ट्रेटोस्फेयर में शुरू में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ओजोन का इंटर कन्वर्सन होता है ऑक्सीजन में, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए आसपास का सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर देखा, और फिर उसके बाद उसके पहले हम लोगों ने टॉपिक्स को जाना कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ना था, और फिर हमने देखा कुछ कुछ क्वेश्चंस को। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एयर पे आते हैं। तो अमूमन जब भी बुक्स में भी या 5-6 में जब भी मैं भी पढ़ता था, तो क्या लिख रहा था कि 21% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 78% है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ 21-78%? क्या ये परसेंट बाई वेट है या परसेंट बाई वॉल्यूम है? परसेंट बाई वेट कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं 100 ग्राम एयर लूं, और परसेंट बाई वॉल्यूम कहने का मतलब होता है कि अगर मैं 100 ml एयर लूं, तो अगर मैं 100 ग्राम एयर लूं तो उसमें 23.1 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, 75.5 ग्राम क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, 0.03 ग्राम क्या होगा, CO2 होगा। और वाटर वेपर तो वेरिएबल हो सकता है, मान लो जहां वाटर बॉडी है जहां आसपास, तो वहां तो वाटर वेपर ज्यादा होगा क्योंकि इवापोरेशन हो रहा होगा, और बाकी 1 ग्राम क्या होगा, इनर्ट गैस होगा। ये होता है परसेंट बाई वेट कहने का मतलब। और परसेंट बाई वॉल्यूम कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 100 ml एयर लूं तो उसमें 21 ml क्या मिलेगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगा, 78 ml क्या मिलेगा, हमें नाइट्रोजन मिलेगा, 0.03 टू 0.04 ml क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, और अप टू मैक्सिमम ऑफ 4%, हालांकि वेरिएबल ही होता है वाटर वेपर,
इतना 4 ml क्या मिलेगा हमें, वाटर वेपर, और 0.05 ml क्या मिलेगा, इनर्ट गैस मिलेगा। ये होता है। तो जब भी हम बुक में देखते थे ना 5-6 क्लास में, जब भी छोटे थे, तो वहां पर ऑक्सीजन क्या लिखा रहता था कि 21% है एटमॉस्फेयर है, और नाइट्रोजन क्या है 17% है। तो ये जो लिखा रहता था ना, ये परसेंट बाय वॉल्यूम लिखा रहता था। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हमें पढ़ते थे तो परसेंट बाय वॉल्यूम लिखा रहता था, वेट नहीं लिखा रहता था। ठीक है, परसेंट बाय वॉल्यूम लिखा रहता था। कहने का मतलब कि 21 ml ऑक्सीजन मिलेगा अगर 100 ml लेंगे एयर का, और 78 ml नाइट्रोजन मिलेगा, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.04 ml मिलेगा, और वाटर वेपर भी एक वेरिएबल अमाउंट में मिलता है, मैक्सिमम 4 ml तक मिल सकता है, और इनर्ट गैस है 0.05। ठीक है, तो वो जो आप पढ़ते थे ना, वो परसेंट बाय वॉल्यूम था। लेकिन आपको परसेंट बाय वेट भी याद रखना है कि 23.1 मिलता है परसेंट बाई वेट ऑक्सीजन का, 75.5 मिलता है परसेंट बाई वेट का। ये तो मैंने एग्जांपल लिया, ये 100 ग्राम ना लेके अगर मैं 1000 ग्राम भी ले सकता था तो उसमें 230 ग्राम ऑक्सीजन हो जाता। आ रही बात समझ में? तो ये बस देखने का एक तरीका है। परसेंट का मतलब ही होता है क्या, 100 पढ़ा है ना परसेंटेज। तो ये हो गया। तो दोनों याद रखना कि परसेंट बाई वेट में क्या होता है, परसेंट बाई वॉल्यूम तो आपको सबको याद होगा 2178, और बाकी यहीं पर हो गया 99। तो ये चीज ठीक है, इसको भी 23, इसको भी याद रखना। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपको पता है ना कि जेनोन एक इनर्ट गैस है, क्रिप्टोन एक इनर्ट गैस है, ऑर्गोन एक इनर्ट मतलब जो आसानी से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं किसी भी केमिकल से, किसी भी कंपाउंड से एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इसलिए तो ऑर्गन को हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं। ऑर्गन को इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर टंगस्टन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का, हालांकि आजकल तो CFL भी आ गया है, लेकिन उसमें भी तो इनर्ट गैस का ही यूज होता है ना। खैर जो भी हो, तो टंगस्टन वाले बॉल में हम लोग आर्गन का यूज करते हैं, क्योंकि अगर एयर का यूज किया हम लोगों ने तो एयर में तो नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो टंगस्टन जब बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा और इससे हीट एनर्जी रिलीज होगा, तो आसपास के एयर का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर रिएक्शन हो जाए, रिएक्ट करके क्या बना देंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि टंगस्टन अगर बहुत हाई, आपको पता है ये बॉल में टंगस्टन का जब हम उसे ऑन करते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और उससे हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों निकलता है। तो इसके चलते टंगस्टन जल्दी खराब हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन देगा, यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में आ जाएंगे, और इसके चलते टंगस्टन जल्दी खराब हो सकता है। प्लस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में भी रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देंगे उस बॉल के अंदर। तो इसीलिए एयर का यूज न करके ऑर्गन का यूज करते हैं, ताकि वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में भी टंगस्टन से रिएक्ट न करे। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, आप लोग मुझे बताना एटॉमिक मास कितना होता है। ये हो गया। तो ये ध्यान दे रहे हो, जेनोन एक इनर्ट गैस है, क्रिप्टोन इनर्ट गैस है, आर्गन इनर्ट गैस है, नियोन इनर्ट गैस है, और हीलियम। ये जो 1 2 3 4 5 इनर्ट गैस है मेन हमारे। इनर्ट गैस बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड नहीं, ये गैसेस है, मेनली गैसेस में ही ये पाए जाते हैं नेचुरल स्टेट में। तो ध्यान दे रहे हो, इनका बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिखा है। जेनोन का बॉइलिंग पॉइंट -108 डिग्री सेल्सियस, क्रिप्टोन का बॉइलिंग पॉइंट -153 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस, नियोन का -246 डिग्री सेल्सियस, और हीलियम का -269, ठीक है, 69 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका हुआ, जेनोन का। क्यों? क्योंकि माइनस में है बच्चे, तो जिसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा उसी का ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अब आपको पता है ना कि -2 ज्यादा होता है -20 से। क्यों? क्योंकि हम लोग नंबर लाइन पे पहले -2 आता है, राइट की तरफ -2 होता है, -20 लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए जेनोन का सबसे ज्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। उससे कम किसका हुआ, क्रिप्टोन का, उससे कम आर्गन का, उससे कम नियोन का, उससे कम हीलियम का। तो ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो जेनोन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्रिप्टोन का उससे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद किसका है, उसके बाद आर्गन का उससे कम होगा, और आर्गन का ज्यादा किससे होगा, नियोन का होगा, और नियोन का ज्यादा किससे होगा, हीलियम का होगा। तो ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया। डिसेंडिंग मत कहने का मतलब कि घटते क्रम, सबसे ज्यादा जेनोन का बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम क्रिप्टन का, उससे कम आर्गन का, उससे कम नियोन का, और उससे कम हीलियम का। तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट।
तो कोई अगर पूछे कि आप बताओ कि इनर्ट गैसेस जो हैं उसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो जेनॉन का है। अच्छा, इन सब का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आप खुद पीरियोडिक टेबल में देख लेना, ठीक है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर तो जेनॉन का ही होगा। हीलियम का तो 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, और शायद जेनॉन का मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं इसका 56 या कुछ हो सकता है। जो भी हो आप इनको देख लेना। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, क्लास 12 के बाद जेईई में, तो इसको याद रखना। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है कि जेन्युइन का सबसे ज्यादा है इनर्ट गैसेस में बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा क्यों होता है, तो वाई, ये आपको अभी तो नहीं पढ़ना है लेकिन बाद में पढ़ना है। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है, शायद, जो भी हो एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है, इसके चलते, या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, या जो भी हो, बॉइलिंग पॉइंट के कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो अभी तो बस इतना ही आप देख सकते हो। अब आते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183, नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस और CO2 का -78.5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है नाइट्रोजन से, और सबसे ज्यादा CO2 का है। तो ये चीज आप नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस हो गया, सम क्वेश्चंस। तो व्हाई डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो नंबर 1 का कोई आंसर इसका क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जांपल में दिया गया, इसलिए मैं इसको यहाँ करा रहा हूँ। व्हाई डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ एन इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों डिक्रीज करता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर का डेंसिटी, एयर का डेंसिटी घटते जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर डेंसिटी डिक्रीजेस, air density decreases with increase in हाइट, या हाइट को ही एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, ओके। हालांकि हाइट और एल्टीट्यूड में क्या अंतर है पता नहीं, कोई अंतर तो नहीं है लेकिन कुछ तो होगा, है जो भी हो। एयर डेंसिटी यानी कि ग्राउंड के आसपास एयर का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एयर डेंसिटी, एयर के पार्टिकल्स आसपास हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे एयर के पार्टिकल्स दूर दूर मिलेंगे, क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जो पार्टिकल अर्थ के नजदीक है वे ज्यादा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए वे आपस में निकट हैं। लेकिन दूर, जो पार्टिकल्स दूर हैं वे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को कम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए उनके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ठीक है, नजदीक नहीं है, इसलिए इनका डेंसिटी कम है ऊपर में। इसीलिए जब तुम ऊपर की तरफ जाते हो तो एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज करते जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर, atmospheric air contains a large amount of oxygen and traces of hydrogen. Why do they not reaction cause explosion? ये बात सही है कि आखिर एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो फिर ये दोनों रिएक्ट करके क्यों नहीं वाटर बना लेते हैं अपने आप, ठीक है, वाटर बना लेते हैं। और ये इतना याद रखना कि ये जो रिएक्शन होगा ना बच्चे ये एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है। हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ऐसे रिएक्शंस में हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। कहने का मतलब जब भी ये रिएक्शन होगा ना तो बहुत हाई अमाउंट में क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा। तो फिर ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं हो पाता है, जबकि वायुमंडल में तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में है, यानी कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी लो अमाउंट, बहुत कम, 0.004 ऐसा मतलब परसेंटेज में है, ठीक है। CO2 जब 0.03% है इस तरह से परसेंट बाय वॉल्यूम, तो फिर हाइड्रोजन तो और भी कम होगा, 0.001%। बिकॉज लिखना कि हाइड्रोजन H2 इज प्रेजेंट इन वेरी लो अमाउंट, इन वेरी लो अमाउंट, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन तो 21% है बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो उतने सारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए बहुत सारे हाइड्रोजन की जरूरत होगी, लेकिन उतना तो है नहीं, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाता है। और प्लस में एक बात और लिखना कि ये रिएक्शन को होने के लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ, मतलब हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, हाई, पहले से ही हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, और प्लस में कैटालिस्ट भी चाहिए, कैटालिस्ट भी चाहिए, ठीक है। कैटालिस्ट उसको कहते हैं जो किसी रिएक्शन का जो प्रोसेस है
उसको किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो बहुत सारे रिएक्शन को होने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत है। कैटलिस्ट उसे कहते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है या उसे घटा भी सकता है। तो H2 और O2 के रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की जरूरत है। जैसे कि प्लेटिनम एक कैटलिस्ट है, ठीक है, प्लेटिनम, इरिडियम, ये सब कैटलिस्ट की, तो वो सब तो प्रेजेंट नहीं है एटमॉस्फेयर में। तो H2 एक बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट है, और प्लस में ऐसे रिएक्शन को होने के लिए हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जो भी कह सकते हो टेम्परेचर या जो भी चाहिए, और प्लस में कैटलिस्ट भी चाहिए जो कि प्रेजेंट नहीं है। इसलिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर नहीं बना पाते हैं, ठीक है। हालांकि लैब में इसको बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, रिसर्चर लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं और होते भी, कामयाब भी होते हैं, लेकिन हाई अमाउंट में वाटर नहीं बन पाता है, क्योंकि इन सभी जो लैब में जो वाटर बनते हैं, हालांकि अभी तक लैब में वाटर बन मतलब मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बनेंगे भी तो बहुत बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। और लैब में वाटर बनाना बहुत कॉस्टली भी है, तो कौन बनाया जाएगा जब इतना बारिश हो ही रहा है, नदी में पानी बह ही रहा है, ग्राउंड के नीचे वाटर है ही, तो अच्छा हुआ कि वाटर अपने आप मिल जाता है। तो हमें थैंक्स भी कहना चाहिए वाटर को कि भाई आप ऐसे ही मिल जाते हो, हमें लैब में बनाना नहीं पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर हो गया ना कि व्हाई डू दे नॉट, व्हाई इज द टेम्परेचर हाई इन थर्मोस्फेयर। तो बता दिया ना कि थर्मोस्फेयर में जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो इंटेंस सोलर रेडिएशन को कैप्चर कर लेते हैं। इंटेंस सोलर रेडिएशन बताया था ना कि सोलर जो लाइट आता है उसमें कई तरह के वेवलेंथ वाले लाइट होते हैं, ठीक है। तो जो जैसे कि उसमें कुछ वेवलेंथ ऐसे होते हैं जो बहुत हाई अमाउंट ऑफ उनके पास हीट एनर्जी होता है। तो थर्मोस्फेयर क्या करता है कि इन्हीं हाई अमाउंट वाले हीट एनर्जी वाले जो लाइट है उनको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए थर्मोस्फेयर क्या था, हमारा एटमॉस्फेयर का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो था एटमॉस्फेयर का, वो थर्मोस्फेयर ही तो था। तो वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। शायद इसी कारण से मतलब कहने का मतलब कि जो उल्का पिंड आती है ना, उल्का पिंड कहने का मतलब जो एस्टेरॉइड्स, अगर कभी कभी छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स जो आते हैं हमारे, और आप उनको देखते हो कि जो जलता तारा है ना, जो भी कॉमेट छोटे मोटे जो पत्थर गिरते हैं जो अर्थ पे, तो वे हवा में ही जल जाते हैं। ऐसा शायद इसलिए भी होता है फ्रिक्शन के कारण, और प्लस में थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत हाई है, तो जब तक वे धरती पर पहुंचते वे गल जाते हैं या मेल्ट कर जाते हैं, या फिर अगर पूरी तरह मेल्ट नहीं भी करते हैं तो इतने छोटे हो जाते हैं कि पृथ्वी पर जब गिरते हैं तो उतना कोई डिस्ट्रॉय वाला इम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं, कोई ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है शायद। तो इसीलिए तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके, अच्छा क्वेश्चन था। तो आई थिंक आगे हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ये डायटोमिक एलिमेंट है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट है, कैसे फ्री स्टेट में पाया जाता है और फ्री स्टेट में इसका क्या यूज है, कंबाइंड स्टेट में इसका क्या यूज है, ऑक्सीजन को सबसे पहले किसने मतलब डिटेक्ट किया, जोसेफ प्रिस्टली का क्या योगदान है, लेविसियर का क्या योगदान है ऑक्सीजन को लेकर, ठीक है। और ऑक्सीजन के हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कार्ल स्किले ने इसे पोटेशियम नाइट्रेट और मरकरी ऑक्साइड को हीट किया और इसको फ्री फायर का नाम दिया। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया, मरकरी ऑक्साइड में क्या किया, सन के जो रेडिएशन है उसको कनकेव लेंस से उसको मतलब कहने का मतलब ये कनकेव लेंस में जब भी आप सन की रोशनी पास करते हो तो एक जगह फोकस हो जाती है, तो यहीं पर उसने मरकरी ऑक्साइड रख दिया था और यहाँ पर उसने देखा कि मतलब वहां से ऑक्सीजन का उसने प्रिपरेशन किया। लेविसियर ने भी मतलब सबसे पहले बताया कि 21% में वॉल्यूम में ऑक्सीजन होता है ना। तो आगे सब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन एक नम कंबसिबल गैस है, स्लाइटली सोलुबल इन वाटर होता है और एक सपोर्टर कंबशन होता है। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे, शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो जितना इसमें कराया गया उतना करना और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करना, क्योंकि आगे इसको कंटिन्यू करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रह भी गए थे तो उनको खुद से सोचना भी। So I hope you enjoyed the class. So thank you so much guys for watching this. Have a great day ahead.